नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं राजस्थान का रन, और रन में हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र, देखिए, कोई भी चीज़ हो, राजनीति में भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। मैनिफेस्टो भी मेरी नज़र में एक प्रोडक्ट है, ओपन मार्केट है, और इस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, यानी कि मतदाता को आप कितना रिझा सकते हैं, कितना उसके जहन में इस बात को उतार सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं, और वो बताएंगे कि जनता इस मैनिफेस्टो के आधार पे या कांग्रेस के 5 साल के राज पर क्यों वोट दे। जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि 5 वर्षों तक जिस तरह से हमारी सरकार चली, उसमें हो सकता है कमियां भी रही हों। जो नीति रही, जो नीयत रही, और जिस तरह से जिस दिशा में हमने कदम उठाए, पहला बिंदु तो वही है कि आज जनता उसी का आकलन करेगी, और जब उसका आकलन पूरा होगा तो उस आकलन के बाद जो हमारा ये घोषणा पत्र है, जो आज तमाम राजस्थान के और हिंदुस्तान के मीडिया के हाथों में है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जनता कितना विश्वास करती है। और तीसरा कदम आता है कंपैरिजन का, कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसका जो घोषणा पत्र है उसमें क्या लिखा है और हम उनसे कैसे बेहतर हैं। इन्हीं बिंदुओं का आकलन करते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान की जो सभ्य जनता है वो चिंतन और मनन के साथ अपने मताधिकार का पालन करेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं अलका बत्रा जी, हैं फिक्की की फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार, बसंत हरियाणा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, आशीष नाहटा जी हैं हमारे साथ में, हनुमान किसान बेरोजगार हैं, और आपका भी नाम बताइए। चौधरी जी। हाँ, हनुमान चौधरी जी भी हैं। सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास में जाना चाहूँगा, इस मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ आपका क्या सवाल है। योगेंद्र जी, मैंने मैनिफेस्टो बीजेपी का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा, और दोनों में ये बात देखी, कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा अच्छी चाशनी लगा दी, लोगों को ललचाने की बहुत भरपूर कोशिश की है। अब चाशनी क्या है, इन्होंने कोहनी की लगाई है, कितनी सफल हो पाएगी कितनी नहीं है ये तो इनके चुनाव के बाद में मालूम चलेगा। लेकिन जैसे कि आपने आलोक जी, आपने जो घोषणा पत्र में बात कही है, पहली बात तो ये कि आपका घोषणा पत्र बहुत विलम्ब से आया, बहुत डिमांड होने के बाद में आपने घोषणा पत्र दिया कि भाई अब तो लाओ, क्या विजन आपका, क्या क्या दोगे, तब आपने घोषणा पत्र जारी किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जो भी किया आपने अच्छा किया। लेकिन आपने, मैं छोटी छोटी सी बातों में जाना चाहूँगा। मेन बात आपने कही है कि रोडवेज में हम महिलाओं को और भी अधिक आरक्षण, ये उनका जो टिकट का कोटा, उसमें रियायत देंगे। रोडवेज की घाटे की तो आपने चिंता की नहीं, आपने ये देखा नहीं कि रोडवेज बंद होने की स्थिति में, और आपने क्या है, रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। बहुत अच्छी बात है, जनता को लाभ मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। आपने कह दिया कि सीसीटीवी हम लगाएंगे, आपने किसानों के कर्ज माफ़ करने की बात की। पिछली बार आपने भी ये वादा किया था, कितने लोगों की आपने कर्ज माफ़ किए, जो शायद आपको भी मालूम होगा, ये आप बता भी दीजिए कितने लोगों की आपने वादे किए। ये वादा वाली बात है ना, जो गाना, वो बहुत अच्छा आपने किया। आपने कह दिया, मतलब आपके इस घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको देख के जनता ये सोचे कि मुझे आपकी कांग्रेस को वोट देना है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो मेट्रो की बात है, मेट्रो के लिए आपने कोई ज़्यादा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई, कोई घोषणा नहीं की। केवल आपने जो आपके घोषणा पत्र में बात की हुई है कि गैस का सिलेंडर 450 में देंगे। जब बीजेपी वाले ने जब आप 500 में थी बात, आपने कह, अब आपने कह दिया कि बिना घोषणा पत्र के हम 400 में देंगे। बहुत अच्छी बात है, ललचाना चाहिए, ये चुनाव है, चुनाव के मामले में हम नहीं ललचाएंगे तो किसको ललचाएंगे। आपने कई बातें ऐसी कही है, कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था के मामले में आपने इस घोषणा पत्र में कोई बात नहीं की। किसानों की बात है, ठीक है, आपने बहुत बात की है, लेकिन ऐसी कोई नीति बनाने की बात नहीं की कि जिससे लोग ये मान लें कि आपकी सरकार आते ही बहुत लाभ होने वाला। ठीक है, आप देखिए, आपने घोषणा पहले भी की, लेकिन मैं आज वापस यही बात कहना चाहूँगा कि समयबद्ध आपका कार्यक्रम नहीं है। आपने पिछली बार जो घोषणाएं की उनमें से कुछ क्रियान्वित हुई, कुछ नहीं हुई। आपने क्या, चुनाव के समय में, जब चुनाव का समय नज़दीक आता है, जो तत्काल घोषणाएं की। अब आप बता दीजिए कि समयबद्ध कार्यक्रम क्या रहेगा आपका, आपकी सरकार बनने के बाद में, यदि आपकी वापस रिपीट होती है सरकार बनने के बाद में, ये जो आपने वादे किए ना, ये घोषणा की है, कितने समय में जनता को लाभ मिल जाएगा, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। जी उमेंद्र जी। जी देखिए, मुझे लगता है 3-4 बिंदु पत्रकार महोदय ने हमारे लिए। सबसे पहले विलंब का विषय लिया, तो विलंब की जहाँ तक बात है, पिछले काफ़ी दिनों से हमने जो 11 अपने कार्यक्रम चलाए पहले, उनको हमने पूरी तरह से जनता के बीच में रखा, और उसके बाद जिस तरह से हमारी 7 गारंटियाँ
वो पहले ही मार्केट में कहिए या राजनीतिक जो परिवेश है उसके अंदर आ चुकी थी जनता के बीच में। उसका एक विस्तृत रूप केवल रिफ़ाइन करके हम उसको लेकर आए हैं और उसको रिफ़ाइन करने में कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव आजकल इतना हाईटेक है और प्रचार के जो माध्यम हैं कि जैसे ही घोषणा पत्र यहाँ पर जयपुर में लॉन्च होता है तो जोधपुर और बाड़मेर के गांव में विद इन फ्यू सेकंड्स जो है उसकी कॉपी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें जो विलम्ब हुआ वो आज की टेक्नोलॉजी कवर करती है। फिर दूसरी बात आपने कही रेवड़ियाँ बांटने की। देखिए, मैं समझता हूँ कि संविधान में जो हमारा मूल प्रावधान है वेलफेयर स्टेट का, कि एक राज्य जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी लोग कमज़ोर रह गए हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उनको आगे लाने का प्रावधान है। जहाँ तक बात रेवड़ी शब्द की है, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने निजात किया कि साहब ये रेवड़ियाँ बट रही हैं। लेकिन जब रेवड़ियाँ पूछा गया केंद्र सरकार से तो उन्होंने परिभाषा नहीं दी। फिर वो केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि रेवड़ियों को डिफ़ाइन कर दीजिए। रेवड़ियाँ नहीं हैं ये। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर 5 किलो राशन की बात करते हैं और उसमें गरीब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। रेवड़ी शब्द की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है कि अगर आप कहें कि भाई 2 लाख रुपए का ऋण अगर 0 ब्याज पर हम देना चाहते हैं किसी किसान को, या आपदा राहत में 15 लाख का हम किसी भी रूप में उनको जो उपचार है वो देना चाहते हैं, गोबर अगर 2 रुपये पे हम खरीदना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये रेवड़ी है इसके। क्योंकि अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीति और राजनीतिक शास्त्र, ये तीनों बहुत आपस में घुले मिली चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया जब ही घूमता है जब सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट होती हैं। इसीलिए विषय भी होता है इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं। आज तमाम चीज़ें पहले भी रही, उसके बावजूद लगभग 48% पर कैपिटा इनकम राजस्थान के पिछले 5 वर्षों में बढ़ी है। और जिस तरह से जीएसटी का जो ग्रोथ रेट है उसमें स्थान से हम आगे अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। और जिस तरह से तमाम योजनाएं आई, उन योजनाओं का प्रभाव नज़र आया। मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कुछ योजनाएं आपको ऐसी लगें कि जिसमें कुछ कमियां रही हों, लेकिन अगर एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं तो उसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। अगर हम 4 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। अगर दूध के ऊपर हम 10 रुपये का बोनस देने की बात कर रहे हैं, इसको हम रेवड़ियाँ नहीं कह सकते हैं। आज का जो परिवेश है राजस्थान का, राजस्थान एक बीमारू प्रदेश था। राजस्थान की इकॉनमी खास तौर पर क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, कभी भी एग्रीकल्चर ने उतना सपोर्ट नहीं किया। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम किया है। कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी, आने वाले समय में उनको भी दूर किया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में कुछ युवा बेरोजगार भी बैठे हुए हैं, आपके पास में आना चाहेंगे हनुमान, क्योंकि युवाओं पे काफ़ी फोकस किया गया है और युवा मतदाता की संख्या में भी अगर हम बात करें तो आज भी ज़्यादा है। उस पर हर पार्टी की निगाहें होती हैं और उन निगाहों में ये बटा होता है कि युवा को कैसे आकर्षित किया जाए योजनाओं के माध्यम से। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति के दरमियान लोकतंत्र का प्रारूप ओपन मार्केट हो गया है और राजनीतिक दल चाहते हैं कि मंच के जरिए या फिर अपने मैनिफेस्टो के जरिए, रोड शो के जरिए या अपने सोशल मीडिया के जरिए उन प्रोडक्ट्स को जनता के बीच लेके जाते हैं ताकि उस पर असर पड़ सके। इस मैनिफेस्टो का युवाओं पे क्या असर है? सर, आपका सवाल पूछ लीजिए। जी, मैं पहले तो आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो राजस्थान में है वो हाईएस्ट रहा वैकेंसी में। 3,43,000 वैकेंसी हुई है राजस्थान में, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुई। मेरा जो मेजर सवाल है वो पेपर लीक को लेकर है। जी, हालांकि आपने कानून भी बढ़ा दिया, कठोर कारावास भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक जैसी जो देशव्यापी समस्या है वो रुक नहीं रही। हम युवाओं को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल और सारे राजनीतिक दल के नेता एक साथ बैठ के जो देशव्यापी समस्या है उसका समाधान करें। और जो दूसरा सवाल में यहाँ पे अभी जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हो रही है, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है हमारे, उसमें जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हो रही है वो भी इस पेपर लीक और इस अव्यवस्था के पीछे एक मेजर कारण है। तो इसमें आपके मैनिफेस्टो में राजनीतिक नियुक्तियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो मैं ये 2 सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा। जी आलोक जी, इसमें राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के कई बार ये बात कही जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के टिकट लेकर के चुनाव लड़ लेते हैं या उसके कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें फिर ऐसे एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठाया जाता है। क्या लगता है आपको कि हाँ वास्तव में इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं आ सकते? तो युवाओं को ये लगता है
कि कहीं ना कहीं झुकाव या सॉफ्ट कॉर्नर पर्टिकुलर एक तबके के प्रति हो सकता है, चाहे जातीय समीकरण को साधने के लिए की जाती हों ये सब चीज़ें, उस पर ये सवाल इनका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि दो विषय मेरे छोटे भाई के रहे। पहला जो विषय है वो रोजगार से संबंधित रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे युवा प्रदेश है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उस युवा जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और देश ने 2014 में मोदी साहब के ऊपर बहुत भरोसा किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार और 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। मैं केवल 2-3 आंकड़ों से ही शुरू करना चाहूँगा। पिछले साल भी 8 जून को देश के 4 बड़े बड़े मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगले 1 साल में हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अभी पिछले हफ्ते ही आरटीआई का जवाब आया कि लगभग 1.5 साल के अंदर 6,51,000 मात्र नौकरियां दी गई। 22.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और मात्र कुछ हज़ार लोगों को जो रोजगार मिला, ये संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है और ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन उस पर एक धब्बा भी लगा जिसको हम पेपर लीक का कहते हैं। मैं उसको, क्योंकि मैं स्वयं पढ़ाता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए भी मैंने पढ़ाया है। बच्चा एक बहुत मेहनत करके तैयारी करता है और उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ सिलेक्शन के प्रोसेस को हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के केवल मानसिक तौर पर उसको नुकसान नहीं होता है, जो माँ बाप हैं वो भी उसके लिए बहुत अपने पेट को काट कर पैसे इकट्ठे करके कोचिंग में, ट्यूशन में पूरी ताकत लगाते हैं, तो उस पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। इतना ज़रूर है कि कानून बने और सख्त कानून बने, मुझे लगता है उसका एक प्रभाव आएगा। लेकिन अब मूल सवाल पर मैं जाता हूँ कि जो नेशन वाइड, मैं अगर अलग अलग राज्यों की बात करूँ आपसे, तो आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर केवल पिछले 5 वर्ष में 22 पेपर लीक हुए। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको दलगत और राज्यगत राजनीति से ऊपर रखकर बात करना चाहूँगा। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो पिछले 6 साल से एमपीएससी का एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 0 सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस के 5 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं जो साइकिल बिगड़े और जो पेपर लीक का मामला है, इसमें मैं एक बहुत टेक्निकल बात कहना चाहूँगा और केंद्र सरकार के कुछ लोग अगर मेरी बात सुन रहे हों कि जो पेपर लीक होता है, आज पेपर मैक्सिमम सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो लीकेज के कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में बहुत से विभागों के सर्वर हमारे हिंदुस्तान में नहीं हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो, तमाम कंपनियां, इनके सबके सर्वर यूएस में हैं। मैंने पहले भी 1-2 बार लिखित में भी ये बात कही है कि जो ये क्या पेपर लीक के माफिया हैं, क्या इनके तार विदेशों में भी हैं। क्या होता है कि केवल एक यूपीएससी का तो नहीं सुनने में आता, एसएससी हो, बैंकिंग हो, क्लरिकल हो, डिफेंस के हो, रीट हो, नीट हो, जेई हो, सबका कहीं ना कहीं सुनाई देता है। तो इसके ऊपर राज्यों को और केंद्र सरकार को, मैंने गहलोत साहब को भी कहा कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बननी चाहिए जिसमें आईटी के बड़े बड़े एक्सपर्ट हों। ये पेपर कहीं से ऐसा नहीं होता कि भाई ये कागज़ गया और ये फ़ोटोकॉपी हुई और फ़ोटोकॉपी होकर बंट गई। अब ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसके सोर्स को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे और केवल आरोप की राजनीति करेंगे, मुझे लगता है तब तक हम इस समस्या के समाधान तक नहीं जा पाएंगे। दूसरा विषय जो था राजनीतिक नियुक्तियों का, राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो संविधान के दायरे में, संवैधानिक प्रक्रिया में, तमाम जो भी सरकारें पूर्व में रहीं, चाहे हमारी रहीं चाहे किसी और की रही, उन सब ने मिलकर इसको एक आगे बढ़ाया है। और कहीं बहुत बार ऐसा होता है जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक दायरा बढ़ता चला जा रहा है, मुझे लगता है राजनीतिक नियुक्तियां ज़रूरी हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल भी रहे। और राजनीतिक नियुक्तियां होना केवल लाल बत्ती के लिए ना हो, समाज के लिए वास्तव में जिस पर्पस के लिए वो उनको नियुक्ति दी गई है वो पर्पस सॉल्व हो, ये सुनिश्चित किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अलका बत्रा जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए पधारे और आपकी पेशेंस को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आलोक जी सर, ये एक तो मैनिफेस्टो आपका बहुत ही डिले हुआ और 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन इफ़ यू आर गिविंग योर मैनिफेस्टो विच इज़ वेरी वेरी लेट,
वन थिंग। एंड देन अभी तो लगता है कि पब्लिक जो है वो जानती है कि ये सब बातें चुनावी बातें हैं, चुनावी वादे हैं जो कुछ भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। पिछले कई चुनावों में हम लोग सब देख ही चुके हैं कि ये चुनाव की वादे पूरे नहीं होते। और दूसरी बात, अगर हम सिर्फ राजस्थान स्टेट की अगर आज बात करें तो इसमें 5 लाख नौकरियों की बात कर दी, 20 लाख जॉब क्रिएशन की बात कर दी, विच इज़ एक्चुअली इमेजिनरी फिगर। बहुत ही मुश्किल है, और अगर ऐसा करना था तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया गया। तो वी शुड हैव सम रियलिस्टिक फिगर्स इन द मैनिफेस्टो विच वी कैन बिलीव ऑन, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि महिला सिक्योरिटी की बात आ रही है, महिला सिक्योरिटी के ऊपर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसके लिए मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं दिया गया है। गैस के सिलेंडर और इनकी बात कर रहे हैं कि भी 500 रुपये में दे देंगे। पहले आप महिलाओं को इतना सशक्त तो बनाने के लिए कुछ करें जिससे कि वो 500 के 1000 रुपये का सिलेंडर भी खरीद सकें। खरीदने में 1000 भी खरीदेंगे, आप उनको सशक्त करने की बात करिए, उनकी सेफ्टी की बात करिए, वो इस मैनिफेस्टो में मिसिंग है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो हम पिछले कई टाइम से ये उठाते आ रहे हैं मुद्दे के महिलाओं को इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है। हम लोग भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, चला सकते हैं। महिलाओं के अंदर वैसे भी नैसर्गिक गुण होते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ भी, और इस मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है सर। और एक और चीज़ मैं चाहूँगी सर, जो अभी आप और हम फेस करते आ रहे हैं, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लुकिंग एट द नंबर ऑफ व्हीकल्स, आप नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट हुए हैं हम कह सकते हैं, लेकिन स्टेट हाईवे की अगर बात करें और सिटी के हाईवे की रोड्स की हम बात करें तो एक एक जगह 10-10 किलोमीटर जाने में हमें 1-1 घंटा लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाह रहे हैं? खाली वादे नहीं, प्रैक्टिकली क्या करेंगी सरकार अगर कांग्रेस अगर आती है तो? देखिए, मुझे लगता है 2 विषय आपके मूल रूप पर आपने लिए। एक महिलाओं से संबंधित आपने विषय लिया। वास्तव में महिलाओं से संबंधित जो पिछले 10, 12, 15, 20 साल में माहौल बना है वो बहुत सकारात्मक नहीं है। और उसमें मैं कहूँ कि कौन सी सरकार जिम्मेदार है और कौन सी सरकार जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता और समाज भी जिम्मेदार है। अगर एक सांसद संसद के अंदर बैठता है और उस पर एक गंभीर आरोप लगता है और उसके FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क एक लगता है। जहाँ तक बात राजस्थान की है, राजस्थान के अंदर FIR कंपलसरी हुई, बहुत अच्छा कदम था। चाहे हमें उसका राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है कि वो संख्या ज़्यादा दिख रही है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस आ रहे हैं। अब इसको घुमाना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि टोटल क्राइम अगर अगेंस्ट वुमेन लें तो यूपी नंबर 1 है, और अगर पर लैक अगर हम लेके चलें तो दिल्ली नंबर 1 है, और अगर एक एरिया वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर चलें तो आसाम नंबर 1 है। लेकिन मैं उस दिशा में भी, मेरी आदत नहीं है कि मैं इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर टीवी के दर्शकों के सामने रखूं। ये गंभीर विषय है। FIR कंपलसरी हुई, पेंडेंसी रेट 51% से घटकर 11% पर आया, जो केसेस पेंडेंसी में पड़े हुए थे कोर्ट्स में, जो 2018 में थे। इसके बाद कन्विक्शन रेट कि सज़ा मिले, बहुत बड़ा लचर एक प्रोसेस होता है कि आप चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद फिर आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट के बाद लोअर कोर्ट, लोअर के बाद हाई कोर्ट। तो उस प्रोसेस में भी अगर आप देखें तो पेंडेंसी रेट को काफ़ी कम किया गया है। इसके बाद तीसरी चीज़ कन्विक्शन की है, जो नेशनल एवरेज है। राजस्थान तो खुशकिस्मत है कि कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना है। अब तीसरा विषय आपने लिया कि महिलाओं के लिए यहाँ पर रोजगार करने के लिए माहौल नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर राजस्थान के अंदर भी माहौल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि राजस्थान हमेशा से शांति प्रिय रहा है। राजस्थान में दूर दराज की बात नहीं करता मैं, शहरों में महिलाओं का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो यूपी, बिहार, बंगाल, जो जितने जो बड़े राज्य हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें दूसरे तीसरे नंबर पर ही मिलेगा। फिर भी कहीं पर अगर कोई चीज़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका मूल आधार जो है वो 2 हैं। पहला शिक्षा, शिक्षा की तरफ सैकड़ों कॉलेज खुले हैं, नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और दूसरा आधार है धन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए, बिजनेसमैन के लिए हमारे इस मैनिफेस्टो में 5 लाख रुपए तक का बिना ज़ीरो ब्याज का हमने एक ऋण की बात की है कि गांव के हों, महिला हों, पुरुष हों, और 2 लाख रुपए फार्मर्स के लिए।
उसके आगे एक कदम और है कि जो दूध का पैसा है कि दूध में 10 रुपए की सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जबकि दूध के मिल्क के प्रोडक्शन में राजस्थान ड्राई लैंड होने के बावजूद नंबर 1 है। महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपये का एक मुखिया के लिए प्रावधान और रखा है। उसका पर्पज़ मैं सीधा सीधा समझता हूँ कि बुज़ुर्ग महिला का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, उसका चश्मा है, उसके जूते हैं, उसके चप्पल हैं, वो कहीं ना कहीं एक आत्मसंबल देगा। फिर भी महिला सशक्तिकरण में अगर कहीं पर कमी रही है, हम आपके सुझाव आगे भी लेंगे और उनको दुरुस्त करेंगे। अलका जी, समय कम है क्योंकि सबसे एक सवाल लेना है मेरे को। जी हनुमान। जी सर, जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां अपने बड़े बड़े घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी मांगों को शामिल करती है, और जो सत्ता पक्ष में सरकार होती है वो हर साल बजट के द्वारा भी कुछ घोषणाएं करती है। मैं अगर बात करूं राजस्थान में कांग्रेस सरकार की, तो अभी जो कांग्रेस सरकार का लास्ट बजट था उसमें 1 लाख पदों पर भर्तियाँ निकालने का वादा किया गया, और सर वो धरातल पर पूरा नहीं हुआ। और अब इस घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार वादा कर रही है कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि सरकारी लास्ट नौकरी और 10 लाख को रोजगार क्या हो सर? हाँ, तो हमारा सवाल ये है सर कि जो घोषणाएं होती है वो धरातल पर अमल नहीं हो पाती, तो प्रदेश का युवा कांग्रेस सरकार पर कैसा भरोसा करे कि इस बार जो है वही 4 लाख। मैं शॉर्ट में जवाब दिलवाता हूँ। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि हमने पहले भी हमारे जो युवा बेरोजगार मंच को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि 2,43,000 के करीब हमने 5 साल में रोजगार दिए। अभी हमने 5 साल का जो लक्ष्य रखा है रोजगार सृजन का कि टोटल 10 लाख होंगे, लेकिन उसमें से 4 लाख सरकारी होंगे। हमने 2,43 करके दिखाया है, और स्वाभाविक है कि आगे अर्थव्यवस्था का पहिया जिस तरह से आज जीएसटी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा वो 19% के करीब है पिछले साल का। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला और बहुत बड़ा फिगर है, और इसके ऊपर चौंकाने वाला मेरे लिए भी इसलिए है कि ये राजस्थान स्टेट के आंकड़े नहीं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। और राजस्थान जो है वो यूएस टाइप ऑफ इकोनॉमी में कन्वर्ट होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का जो रेशियो है एक्यूमेन थ्योरी में वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि 4 लाख का जो फिगर है वो रियलिस्टिक है, और अगर कहीं पर नॉन रियलिस्टिक लगता है, गहलोत साहब ने कहा है कि हम इस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप जैसे मंच के लोग इसके ऊपर पूरा अपना दबाव बना के रखिएगा। 5 साल, हर साल का अपना आंकड़ा प्रस्तुत कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, रोजगार मिलेंगे, रोजगार सृजन होगा, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास जब तीनों मिलकर चलेंगे तो मुझे लगता है लक्ष्य जो है ये पहुँच में रहेगा। वसंत जी। जी, मेरे सवाल तो बहुत से हैं, पर चूँकि समय का अभाव है तो मैं बहुत बुनियादी बात है और उनका आपसे मैं जवाब चाहूँगा आप बहुत सलीके से, क्योंकि घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का जिस तरीके से बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जो जिस तरह का महत्व रखती है, घोषणा पत्र एक पार्टी के लिए वो मुकाम रखना चाहिए। लेकिन बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि वो उस तरीके से एक औपचारिक चीज़ हो गई हैं ये, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी का मुझे वो शेर याद आता है कि कहाँ तो तैता चिराग हर घर के लिए और कहाँ नहीं मयसर दिया शहर भर के लिए। तो होता घोषणा पत्र शायद मिलता ही नहीं है पार्टी में बड़े ढूंढने से। तो ये एक तो बात की। दूसरी बात अभी मैं आपसे कहना चाह रहा था, अभी आपने जिक्र किया, वो मेरे सवाल में नहीं था, कि आपने कहा कि गहलोत साहब ने ये बात कही है, तो मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि ये घोषणा पत्र गहलोत साहब का है, तो आपने तो ये भी कह दिया, इशारा कर दिया है शायद कि आने वाले अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो सत्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। तो आपने कहा कि गहलोत साहब ने ये कहा, इसको डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे ये सरकारी, तो ये घोषणा पत्र गहलोत साहब का है या कांग्रेस का घोषणा पत्र है? जवाब दिलवाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है ये घोषणा पत्र कांग्रेस के इस पंजे के हाथ के निशान का है, लेकिन क्योंकि 5 साल तक हमारे मुख्यमंत्री वो रहे तो स्वाभाविक है कि हमारा फेस कि उनके ऊपर आकलन कीजिए 5 साल तक उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हमें हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आज हम कहें कि साहब इन्होंने 5 साल में क्या किया उसको तो भूल जाइए, और अगले 5 फोटो और लगा दें हम बीजेपी की तरह कि साहब आप इनके ऊपर भरोसा कीजिए, और फिर राहुल गांधी जी आएँ कि साहब मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, जैसे मोदी जी आ रहे हैं। तो मोदी जी को तो यहाँ पर सीएम बनना नहीं, यहाँ पर सीएम उन्हीं के किसी व्यक्ति को बनना है अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पर गहलोत साहब ने क्या काम किया, और क्योंकि सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी, खड़गे जी, सभी लोग वहाँ पर मैनिफेस्टो लॉन्च में
मौजूद थे, तो इसलिए मैंने गहलोत जी का नाम लिया। भारतीय लोकतंत्र में जो विधायक होंगे वो अपना नेता चुनते हैं और मुख्यमंत्री का चयन होता है। अब आपका जो आपने कहा कि साहब ये केवल एक जो गीता, बाइबल और तमाम बातें कही, मैं कहूँगा कि वो ग्रंथ बहुत बड़े ग्रंथ हैं, उनसे हम किसी भी दल के घोषणा पत्र की तुलना नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब राजनीति में नकारात्मकता का इतना प्रभाव हो। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम आज ये मुझे जन टीवी का लगा। इस तरह का कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि नेशनल मीडिया भी वहाँ पर बैठकर कर पाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब लोगों के बीच में बैठकर यहाँ विचार विमर्श कर रहा हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर कहीं पर कोई कमी भी है तो मैं उसको स्वीकार करने में मुझे कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीति हिंदुस्तान का मूल है गवर्नेंस के लिए, और गवर्नेंस में चुनाव मूल है उसका, और चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोषणा पत्र है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र, वचन पत्र, आप जो भी कहिए। तो इस पर कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा, और ये केवल जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की नहीं है, आप जैसे प्रेशर ग्रुप्स की भी है कि आप हमें भी अकाउंटेबल बनाएं कि भाई आपने ये घोषणाएं की थी। आज हम भी विपक्ष में होने के नाते बीजेपी से पूछते हैं 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान की आय डबल होनी थी उसका क्या हुआ। तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, शायद जिस तरह से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, पिछले 10 वर्षों में उस तरह से नहीं किया गया। फिर भी मैं पॉजिटिविटी रखता हूं कि विजन डॉक्यूमेंट हो चाहे घोषणा पत्र हो, जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाना चाहिए, और अगर हम नहीं काम करते हैं तो हमारी भी बाह मरोड़ी जानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा संदेश मैं इस पैनल के माध्यम से चाहूँगा कि आप लोग दें, और हमें क्या बीजेपी हो और चाहे कोई और पार्टी हो, सबको आप कटघरे में खड़ा करें। फिर भी हमने, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे तमाम चीज़ें हो, पिछले 70 वर्षों में जहां सुई नहीं बनती थी, चंद्रयान, मंगलयान तक बनाए हैं, और इस देश को बनाने में किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति का, एक किसी परिवार का कोई हाथ नहीं है, सबका हाथ है। एक मजदूर से लेकर नासा में बैठे साइंटिस्ट तक सबका सहयोग है इसके अंदर, और आगे भी मुझे लगता है सबके सहयोग से राजस्थान आगे बढ़ेगा। आशीष जी, समय कम है, सवाल लीजिए। सर, मेरा निवेदन ये था कि कहीं पे भी इस घोषणा पत्र में, जैसे मान लीजिए कि अपन ने पहले 500 रुपये में आप दे रहे थे सिलेंडर, फिर आपने 400 रुपये किया बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद में, लेकिन आपने पेट्रोलियम का आपने जिक्र नहीं किया कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे वैट है, ठीक है ना, सबसे महंगा पेट्रोल हमारे राजस्थान में है, उसमें आपने कोई हमको रिलीफ नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात कि आप हमारे यहाँ पे कितने एम्स लाएंगे, आपने वो जिक्र नहीं किया, कि हमारी चिकित्सा की बात हो गई, ठीक है। आपने ये तो कहा कि आरटी के तहत हम सबको लाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक जितने जितने स्कूल हैं, 2-3 तो मेरी नज़रों में थे कि उन्होंने बच्चों को लाभ ही नहीं दिया। तीसरी बात कि कुछ प्राइवेट स्कूल अपने मनमानी तरीके से फीस वृद्धि कर देते हैं, तो आपकी सरकार जब आएगी तो उस पे क्या अंकुश लगाएगी? प्राइवेट 3-4 विषय आप सर, लें। एक मिनट हाँ, बताइए सर। आज जयपुर दिल्ली की जितनी बसें जाती हैं, पहले सरकारी बसें जाती थी राजस्थान परिवहन निगम की, सर वो कम कर दी गई अपनी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में, और उसकी जगह लोक परिवहन आप देखिए कितनी प्राइवेट बसें लगी हुई हैं, जनता को परेशानी होती है। तो ये तमाम मेरे आपसे प्रश्न थे सर कि सरकार आएगी तो क्या मेरे लिए मिलेगा। आलोक जी, वैट को लेकर के सर एक मिनट, आर्टिजन्स के लिए सर आपने कुछ भी नहीं किया सर, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। आर्टिजन्स के लिए सर आपने कुछ ही नहीं किया। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वैट को लेकर के कई बार से ऐसे मुद्दा भी बनाया गया, और वैट को लेके ये भी कहा जाता है कि बॉर्डर एरिया, खासकर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, इनसे लगता है वहाँ पे पेट्रोल पंप से बंद हो रहे हैं। कई बार इस बात को लेकर के पेट्रोल पंप कर्मी स्ट्राइक भी की। दूसरा, ये जो एजुकेशन माफियाज की बात कर रहे हैं, वो कोचिंग के साथ साथ मेरा भी सवाल होगा, कोचिंग को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, और RTE, राइट टू एजुकेशन, ये लेकर के अशोक गहलोत आए थे, लेकिन अभी भी जिन प्राइवेट स्कूल्स में इनका मकसद था कि एक गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जिसमें अमीर का बेटा पढ़ रहा है, पैसे सरकार देगी, लेकिन वो जिस तरह से उठना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए, कभी फीस का इश्यू हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, तो इस बार भी कभी कंट्रोवर्सी है। क्या लगता है कि इसे स्मूथ करने की आवश्यकता है? देखिए, 2-3 विषय यहाँ है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल से ही वैट से शुरू कर लेते हैं। जो वैट की परसेंटेज जिस समय पर 2018 में वसुंधरा जी की सरकार गई,
उसके बाद वैट नहीं बढ़ाया गया। इवन 2 बार वैट कोरोना के टाइम में गहलोत सरकार ने सबसे पहले वैट कम किया था। दिक्कत कहाँ आ रही है, उस समय बढ़ाया गया था, एक बार बढ़ा फिर 2 बार फिर घटा भी है वो। मुझे लगता है कि आज वैट जो है वो अगर बाकी राज्यों को देखें तो काफ़ी तुलनात्मक काफ़ी ठीक है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दोनों की बात करें, भोपाल और बॉम्बे से जयपुर के अगर प्राइजेस की आप तुलना करेंगे तो जयपुर के प्राइजेस पेट्रोल और डीजल के दोनों ही कम हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं दूर दराज के क्षेत्र हैं, खासतौर पर गंगानगर का वास्तव में एग्जाम्पल दिया जाता है। गंगानगर और मंदसौर ये 2 ज़िले हिंदुस्तान में ऐसे हैं स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर गोडाउंस नहीं हैं, वहाँ पर बीएसएफ परमिशन नहीं देती है। मंदसौर में, मध्य प्रदेश में भी इन दोनों के प्राइजेस हमेशा से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से ज़्यादा रहते हैं। हम पिछले 10 वर्षों से कह रहे हैं, 9 वर्षों से 2016 के बाद कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आइए, लेकिन मोदी सरकार ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपया केवल जो सेंट्रल एक्साइज है उससे कमाया है। जितने सेस लगते थे, जिस सेस का हिस्सा राज्यों को मिलता था, उस सेस को जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। आज जीएसटी का पैसा जो तमाम जो राज्य ऐसे हैं जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं, गवर्नड हैं, वहाँ के जीएसटी के पैसे नहीं आते हैं। केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गैस की बात कही, गैस का सिलेंडर 2014 के अंदर 412 रुपये का था और उस समय पर बीजेपी कहती थी बहुत महंगा है। अरे भाई, अब तो आपका तमाम ग्रोथ रेट आगे चला गया और आपने तो पता नहीं कितना विकास कर दिया, फिर 1150 रुपये का क्यों हो। सिलेंडर कहीं ना कहीं हर घर में एक गृहिणी को प्रभावित करता है, रसोई को प्रभावित करता है। और हमने छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, हमने एक अनूठा प्रयास किया और उसमें सफल रहे और बीजेपी भी उसका अनुसरण कर रही है। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट जो है वो गहलोत साहब का नहीं था, आरटीई एक्ट केंद्र सरकार का था, 2008 में आया। राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद राइट टू एजुकेशन आया। राइट टू एजुकेशन में आप देखिए कि आप अगर आज राजस्थान की तुलना गुजरात से कीजिए, राजस्थान की तुलना मध्य प्रदेश से कीजिए। मध्य प्रदेश में लगभग 9000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर पर चलते हैं। गुजरात में 8800 स्कूल पिछले 20 साल में बंद हुए हैं। राजस्थान में तो इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा देने की भी बात इसमें की गई है। राजस्थान में तमाम जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले हैं उनका भी एक अच्छा प्रभाव है। राजस्थान के अंदर एजुकेशन का लेवल आप चाहे कोटा देख लीजिए, चाहे सीकर देख लीजिए, चाहे उदयपुर देख लीजिए, कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से बहुत आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य बहुत उज्जवल है। जहाँ तक बात एम्स की है, एम्स खोलना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट खोलता है, राज्य सरकार उसमें सपोर्ट करती है। आज केवल ये हो रहा है कि आपने देखा किस तरह से दरभंगा का एम्स सोशल मीडिया पर चला, टीचर्स हैं नहीं, 65% टीचर्स की वैकेंसीज आईआईटी और आईआईएम और एम्स के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। केवल घोषणाओं से नहीं होगा। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का टॉप लेवल का टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स, उसके ऊपर कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अंतिम बात कहना चाहूँगा कि आपने फीस स्ट्रक्चर की बात की। एजुकेशन जो है वो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। उसके अंदर वो स्टेट भी अपने रूल्स बना सकती है और सेंटर भी अपने बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में है कि दोनों अपने रूल्स बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जिनके अंदर प्राइवेट एजुकेशन में डायरेक्टली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर भी अगर आप देखेंगे गुड़गांव के, आप देखेंगे दिल्ली के स्कूल से जयपुर की फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने देखा, क्योंकि मैं स्वयं एजुकेशन की फील्ड से रहा हूँ, कम है। उसके बावजूद पब्लिक स्कूलों की फ़ीस पर लगाम होनी चाहिए। इसकी दिशा में भी मैं स्वयं लिखकर 3 दिसंबर के बाद मैं आपको वादा करता हूँ, मैं लिख कर दूंगा कि पब्लिक स्कूलों में अच्छे बच्चे पढ़ सकें, अच्छी टीचर्स आ सकें। मैं इसकी तरफ अपना कहीं ना कहीं कदम उठाऊंगा। अंतिम बिंदु मैडम का था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। मैं मानता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे जैसे जनता का दबाव पड़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो महानगर हैं, कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी की भी सरकार आती है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये सिटीज़ जो हैं ये डेड सिटी की तरफ डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। समय हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक सवाल, कोई भी छोटा सीधा सवाल पे आइए। ये अभी
मैनिफेस्टो में आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए बोला है कि हम एमएसपी लागू करेंगे। मेरा आलोक जी से पूछना यह है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट सितंबर 2006 में जब सबमिट गई, पूरी कांग्रेस सरकार 10 साल तक इसको डस्टबिन में डाल रखा और राहुल गांधी ने हमको गिनती और सिखा दी, 1 से 10 तक 11 हम नहीं सीख पाए। वो कर्ज माफ़ नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं कहा, कर्ज भी माफ़ नहीं हुआ और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाला और अब कह रहे हो हम एमएसपी देंगे। कैसे विश्वास करें आप पे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा विषय है एमएसपी का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 224 रिकमेंडेशन थी। 224 में से लगभग 174 रिकमेंडेशंस हमारी सरकार ने पूरी तरह से लागू की। एमएसपी का जो ग्रोथ रेट था यूपीए 1 का, वो 113% था 10 साल में। 113% की उसमें ग्रोथ रेट आई, जबकि एनडीए का जो शासनकाल है मात्र उसमें 57% की ग्रोथ रेट आई। अब बात आती है एमएसपी की और स्वामीनाथन कमीशन की। इसमें स्वामीनाथन कमीशन मैंने शब्द नहीं पढ़ा है, अगर होगा मैं उसमें वो लूँगा। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि C2 मेथड से कैलकुलेशन कीजिए आप। C2 मेथड से कैलकुलेशन करके 50% उसके ऊपर, मोदी जी का भाषण था कि हम उसके ऊपर लागत के ऊपर 50% देंगे। दुर्भाग्य यह है कि 2016 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार एक हलफनामा देती है, एफिडेविट, जिसमें 700 पेज होते हैं और ये कारण गिनाए जाते हैं कि भाई हम एमएसपी को लागू क्यों नहीं कर सकते हैं, C2 + 50% क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए 700 पेज लगाए। आज एमएसपी की जहाँ तक बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, छत्तीसगढ़ हो और चाहे राजस्थान हो, राजस्थान में हमने एमएसपी की गारंटी की बात की है कि इसको हम विधेयक के माध्यम से पास करेंगे। विधेयक, देखिए ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी का जो प्राइस कमीशन है वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। शायद हमारे पत्रकार बंधु को ये पता होना चाहिए कि उसका चेयरमैन पिछले 5 साल से नहीं है सीएसीपी का, और 5 मेंबर होने चाहिए, मात्र 2 मेंबर हैं। मैं उस विवाद में आज नहीं जाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी एमएसपी की जो कमेटी 3 मेंबर्स की बनी थी, 1.25 साल हो गए, 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद भी एक मीटिंग तक नहीं हुई है। ये स्वागत योग्य कदम है कि अगर राजस्थान सरकार विधेयक लेकर आती है, वो 2 महीने में आएगा, 6 महीने में, 1 साल में, इसके ऊपर ना मैं टिप्पणी कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर विधेयक के रूप में कोई राज्य अगर अग्रणी भूमिका निभाता है और एमएसपी के रास्ते खुलते हैं, तो जो किसानों के ऊपर एक हमेशा से वो रहा दबाव कि भाई किसान पेट भी भरता है जनता का, कोरोना में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसानों ने दी हमें, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके साथ उस तरह का भेदभाव रहा। हम तो लैंड एक्विजिशन बिल भी लाए, हम तो फूड सिक्योरिटी बिल भी लाए। लैंड एक्विजिशन बिल में जो बदलाव किए और फूड सिक्योरिटी बिल में जो बदलाव किए केंद्र सरकार ने, वो कहीं ना कहीं किसानों के अहित में गए। हम तो गोधन से लेकर हर चीज़ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर केंद्र की सरकार कहती है कि 700 रुपया एमएसपी, 2700 रुपया एमएसपी गेहूं का देंगे, तो भाई बाकी जगह 2100 क्यों दे रहे हैं आप? वहां पर छत्तीसगढ़ में 3100 देंगे, मध्य प्रदेश में 3000 देंगे और राजस्थान में 2700 देंगे। राजस्थान में तो लागत कीमत ज़्यादा आती है, राजस्थान में पानी कम है, ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ की है, तो यहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए। ये केवल और केवल चुनावी एक भाषण और गिमिक रहा। मोदी जी ने जिस तरह से किसानों को मारा, 2000 रुपये दे के 5000 रुपये उनकी जेब से निकाल लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हमारी मैनिफेस्टो की वजह से एमएसपी को एक संवैधानिक दर्जा मिलता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। हम किसानों को बधाई देना चाहेंगे। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा मोदानी जी, समय ऑलरेडी हो चुका है, समय हो चुका है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जितने भी अतिथि बता रहे हैं उनका सबका आभार, हमारे दर्शकों का आभार। मैनिफेस्टो से जुड़ी कुछ क्वेरीज थी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी कोशिश की आप तक पहुंचाने की। सवाल मेरे भी थे, आप लोगों की और हो सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम ऑलरेडी पहले लेट हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मुद्दे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।